अस्सलाम वालेकुम। बजट 2026-27 की तैयारियां चल रही हैं। मैं हूं शाहजेब अहमद और आज हम इसी पर बात करेंगे कि बजट की इस वक्त जो तैयारी की जा रही है, इस वक्त ज़ाहिर है मशरक़ वस्ता की जो सूरत हाल है उसको देखते हुए, मईशत के जो चैलेंज हैं उनको देखते हुए हुकूमत के ऊपर इस वक्त बहुत प्रेशर भी है। और इन चैलेंजेस से निमटने के लिए क्या कोई पॉसिबिलिटी होगी कि आने वाले बजट में अवाम को रिलीफ की हम बात में करेंगे कि जो कारोबारी तबका है उसको कोई रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। आज एक मशहूर मारूफ कारोबारी शख्सियत अकील करीम ढेडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। AKD के नाम से भी जाने जाते हैं, AKD ग्रुप के बानी भी हैं। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जो बिजनेस कम्युनिटी है उनके मसाइल हैं क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? मेहरबानी, फर्स्ट क्लास। अकील साहब, बजट बहुत करीब आ चुका है, तैयारियां चल रही हैं और जाहिर है चैलेंजेस तो पहले ही बहुत ज़्यादा थे और अब मशरक़ वस्ता की वजह से और ज़्यादा चैलेंजेस बढ़ गए हैं। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस वक्त बजट के अंदर कोई ग्रोथ की बात तो नहीं होगी, लेकिन कोई किसी किस्म का रिलीफ बिजनेस कम्युनिटी को मिल सकता है? देखें, हर दफ़ा रिलीफ पे बात होती है, लेकिन रिलीफ एक्सपेक्ट करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में आप खुदा न ख्वास्ता रिलीफ लेते भी हैं तो फिर मुल्क के मसाइल बढ़ेंगे। तो हमें एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि आप फर्दर कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करें। जो बजट जितना मुश्किल पिछला था, और अल्लाह का शुक्र है कि आपने पेट्रोलियम लेवी के थ्रू किसी हद तक उसको अचीव कर लिया। फर्दर कोई आप डैमेज ना करें और फर्दर कोई ऐसे वादे भी ना करें कि लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाए। होता ये है कि गवर्नमेंट हर दफ़ा ये कहती है कि हम कारोबारी तबके के लिए रिलीफ देंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे मुश्किलात ज़्यादा हो जाती है। हाँ, आम आवाम के लिए रिलीफ लाने की ज़रूरत है, सैलरी क्लास के लिए रिलीफ लाने की ज़रूरत है, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी के लिए मैं ये समझता हूँ कि हमें एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए और गवर्नमेंट को हमें लाड़े रप्पे नहीं देनी चाहिए। अगर हम वकील साहब एक्सपेक्टेशन ना रखें और जैसा कि आप कह भी रहे हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है इसको इसी तरह कायम भी रखा जाए, तो फिर जो इस वक्त पाइड की रिपोर्ट बता रही है ट्रेड डेफिसिट इस तकरीबन 48 बिलियन डॉलर पे जा सकता है साल के आखिर में, जो सूरत हाल है इस वक्त हमारी, उसमें फिर हम इंडस्ट्रीज को कैसे चलाएंगे? फिर बेरोजगारी तो मुसलसल बढ़ती जाएगी। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जो डेफिसिट है आप क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कम हो जाएगा? आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपके रिजर्व मेंटेन है, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपके रुपी स्ट्रॉन्ग है। अगर ये खुदा न ख्वास्त उलट हो जाते तो फिर तो वो तबाही हो जाती। आप हमें बिजनेस कम्युनिटी को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि इंटरेस्ट रेट नीचे है और हम सरवाइव कर रहे हैं। ये नहीं है कि हम बहुत पैसे बना रहे हैं। कुछ इंडस्ट्री है जिनके विंडफॉल प्रॉफिट है और वो टैक्सेस भी बहुत ह्यूज दे रही है। अब उसमें गुंजाइश नहीं है कि गवर्नमेंट उनको फर्दर टच करे, क्योंकि जाहिर बात है कि उनके ऊपर फर्दर बोझ डालेगी तो फिर मसाइल बढ़ेंगे। दूसरा, गवर्नमेंट को एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, जब आप सब्सिडी देते हैं तो सब्सिडी देने के बाद जो लिस्टेड कंपनी के ऊपर आप अटेम्प्ट करते हैं ये भी मुनासिब नहीं है। इसकी वजह से इक्विटी मार्केट इफेक्ट होती है और उनकी बुक पे आप जो लोन दे देते, जो रिलीफ देते हैं, उनकी बुक से पैसा लेके, ये किसी सूरत में सही बात नहीं है। और अगर गवर्नमेंट इस तरह की हरकत करे तो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, गवर्नमेंट को ताकीद करने की ज़रूरत है कि भाई आप पैसा जहाँ भी लाना है आप अपने डेवलपमेंट बजट को कट करें, लेकिन ये लिस्टेड कंपनी, ये अमानत होती है लोगों की, उससे आप पैसा ना निकालें। पिछले दिनों 2-3 लिस्टेड कंपनी से पैसे लिए गए, अच्छा, जो किसी सूरत में मुनासिब नहीं है। अच्छा, अभी आपने जिक्र किया इंटरेस्ट रेट का। बिजनेस कम्युनिटी का सबसे बड़ा मुतालबा ये नहीं है कि इंटरेस्ट रेट को कम किया जाए, बिजली टैरिफ को कम किया जाए? रिसेंटली हमने SM तनवीर साहब की जो गुफ्तगू है वो भी सुनी, और जो चैम्बर के जब भी ये सदूर सामने आते हैं तो वो यही कहते हैं कि सबसे पहले तो ये टैरिफ और इंटरेस्ट रेट कम किया जाए। देखें, मैं आपको बताता हूँ टैरिफ कम कैसे होगा, मुझे आप समझाएं। आपने पावर सेक्टर के एग्रीमेंट किए, सबसे पहले आपके पास हाइडल बिजली थी, फिर आप थर्मल लेके आ गए, फिर आप कोल बिजली लेके आ गए, फिर आपने विंड पावर के एग्रीमेंट साइन कर दिए, फिर आपने सोलर पावर के एग्रीमेंट साइन कर दिए। आपके मुल्क की डिमांड ना होने के बराबर है, आपकी इंडस्ट्रियाँ लग नहीं रही, आप बिजनेस कम्युनिटी के वादों के ऊपर अपनी एक्सपेंशन कर देते हैं। आज वो एक्सपेंशन आपके गले पड़ी हुई है, तो आप लोगों को बुलाए ना, जो आके ये कहते हैं कि जो 4 साल पहले टीवी पे कहते हैं कि बिजली शॉर्ट है, जो 10 साल पहले कहते थे,
تو ان کو بلا کے بتائے کہ بھائی یہ بجلی تو ہم نے لگا دی ہے, اب آپ اپنی ڈیمانڈ تو بڑھائیں. ڈیمانڈ تو پاکستان میں ہے نہیں. آپ ڈیمانڈ, ہائیسٹ ڈیمانڈ ونٹر اور سمر کی اٹھا کے دیکھیں تو 15,000 سے اوپر ہم جاتے ہی نہیں ہیں. وہ بھی میکسیمم کہتے ہیں کہ 20 تک جا سکتی, نہیں جا وہ بھی نہیں سکتے, جا سکتی, ایوریج نہیں جاتے. اور 46,000 میگا واٹ کی ہماری انسٹال کیپیسٹی. ونٹر میں ہم 7,000 پہ آ جاتے ہیں, سمر میں بہت ہائیسٹ جاتے ہیں تو 26 پہ جاتے ہیں. تو ہماری تو ڈیمانڈ ہے نہیں, تو یہ لگائیں کس خوشی میں؟ ان سے یہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ان پالیسی میکرز کو جنہوں نے یہ ایگریمنٹ سائن کیے ان کو بیہائنڈ دا بار ہونا چاہیے. یہ کیوں نہیں ہے؟ یہ نیب شیپ کر کیا رہی ہے بھائی؟ یہ ایف آئی اے کیا کر رہی ہے بھائی؟ آپ یہ تو سمپل فراڈ کے کیس ہے, آپ ان کے اوپر کیس بنائیں. اس ایک ملک میں ڈیمانڈ نہیں ہے اور آپ لوگوں نے لگا دیے کارخانے. آج بجلی کی وجہ سے پورا ملک تباہ برباد ہو گیا ہے. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ گورنمنٹ نے ری نیگوشیٹ کیا. عمران خان کے دور میں بھی ہوا اور اس دور میں بھی ہوا. کسی حد تک انہوں نے, نیگوشیٹر نے ریلیف لیا, لیکن اس کے باوجود بھی پرابلم حل نہیں ہوئی ہے. اور یہ ساری انڈسٹری اسی کی وجہ سے مشکلات میں ہے. آپ ان مشکلات کو دور نہیں کر سکتے, آپ ان کو ریلیف نہیں دے سکتے. آپ آئی ایم ایف سے پیسے لینے جاتے, وہ آپ کو پیسے دے رہے ہیں, وہ پیسے دینے کے بعد وہ آپ کو یہ تو کہے گا نا کہ آپ کے بجٹ تو ہمیں بتائیں کہ آپ کا ڈیفیسٹ بڑھ تو نہیں رہا. وہ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ڈیفیسٹ آپ کم کرو, وہ یہ کہہ رہا بڑھاؤ مت, اس کو مینٹین ہی رکھو, اس کو مینٹین رکھو. تو مینٹین تو ہمیں رکھنا پڑے گا نا, ہمیں بھی یہ تو بتانا پڑے گا نا کہ ہم قرضہ لے کے اس سے زیادہ سبسڈی نہیں دے سکتے, قرضہ لے کے ریلیف نہیں دے سکتے. تو قرضہ دے کے ریلیف لینا یہ کون سا کام ہے کہ آپ بینک سے لون لو اور خرچ کرو؟ یہ کس نے کہا ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے عقیل صاحب, وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کو مینٹین بھی کیسے کیا جائے گا جب ہم اتنا زیادہ امپورٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں, اور پھر ظاہر ہے اس کو ہم بیلنس کیسے کریں گے؟ انڈسٹریز چلیں گی نہیں, ایکسپورٹس بڑھیں گی نہیں, بلکہ اس میں مسلسل کمی آ رہی ہے. میرا تو خیال ہے آگے اور مصیبت ہے جو میں دیکھ رہا ہوں. پہلے ہم نے پاور پروجیکٹ لگائے, پھر ہم نے ونڈ پاور لگائے, پھر ہم نے سولر لگائے, اب ہم الیکٹرک کار لے کے آ رہے ہیں. اب الیکٹرک کار جو آپ لا رہے ہو اس کی بھی تو کوسٹ پے کرنی ہے نا. آپ نے امپورٹ بل دیکھا گاڑی کا, کار کا کتنا بڑھ گیا؟ تو آپ تو روکنا ہے, آپ کو ایسی پالیسی لانی ہے کہ امپورٹ بل آپ کا بڑھے نا. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری ریمیٹنس بڑھ گئی ہے, اور اس ریمیٹنس کے بڑھنے کا ہمیں فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جہاں جہاں ہمارا امپورٹ بل غلط بڑھ رہا ہے اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے. آج گورنمنٹ کا بیان آیا ہے, سال پہلے گورنمنٹ نے بیان دیا کہ ہم سولر میں چلے جائیں گے, آج اٹھا کے سولر پہ ٹیکس کر دیا. اب گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ گورنمنٹ اب الیکٹرک کارڈ کنورٹ کرے گی. ابے بھائی جو پڑی ہوئی ہے اسی کو چلاؤ یار. اب الیکٹرک میں کنورٹ کرو گے تو یہ کوسٹ کون بیئر کرے گا؟ گورنمنٹ کی طاقت نہیں ہے امپورٹ بل پے کرنے کی. ابھی 2 3 4 سال تک تو آپ پابندی لگا دو کہ گاڑی چینج ہی نہیں ہوگی. اگر 1-2 کروڑ 3-3 کروڑ 6 کروڑ کی گاڑی کا صرف مہینے کا انٹرسٹ ریٹ آپ اٹھا کے دیکھو تو 6 کروڑ پہ آپ کا 9 لاکھ روپے انٹرسٹ ریٹ بن جاتا ہے. تو کیا 9 لاکھ روپے کا آپ اس کو سبسڈی 9 لاکھ روپے آپ بچا سکتے ہو الیکٹرک کارڈ میں؟ بالکل نہیں بچا سکتے. میرا خیال ہے گورنمنٹ کو یہ ڈیسیزن اس بجٹ میں لینا ہے کہ اگلے 3 سال کوئی بھی گورنمنٹ گاڑی, کوئی بھی گورنمنٹ کا ادارہ گاڑی نہیں لے گا, یہی گاڑیاں چلیں گی. پھر بزنس کمیونٹی کو جو کمپنیز 3-4 سال میں گاڑیاں چینج کرتی ہے اس کی 2 سال لمٹ بڑھاتے ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے امپورٹ بل کو ریلیف ملے گا. یا پھر لیزنگ کمپنی کے اوپر یہ کہا جائے کہ 20% سے نیچے آپ کار کی لیزنگ نہیں کر سکتے. ہمارے پاس راستے ہیں, یہ نہیں ہے کہ وہ راستے نہیں ہیں, راستے ہیں روکنے کے, ہمارا امپورٹ بل کو کم کرنے کے. تو جہاں جہاں ہمارے پاس گنجائش ہے اس گنجائش کو ہمیں اویل کرنا ہے. ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے کہ فردر آپ بولو کہ الیکٹرک میں کنورٹ کر دو. بھائی کنورٹ کر دو, چلو مان گئے کنورٹ کر لو. یہ جو گاڑیاں آپ منگاؤ گے کیا فری میں آتی ہیں؟ لیکن اس سے پہلے سب لوگ ٹیکس تو دیں. نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ جو بات میں کر رہا ہوں اس سے ٹیکس کلیکشن امپروومنٹ کی بات کر رہا ہوں. اگر کوئی میں انکم ٹیکس چوری کرتا ہوں نا, ان کو یہ شکایت ہے نا کہ ہم اپنے پاور کم کریں گے تو ٹیکس چوری بڑھے گی. 2002 2008
ये पाकिस्तान की हिस्ट्री के कलेक्शन के बेस्ट साल हैं। तो आप उनको उन 6 सालों को उठा के देख लो, उन्होंने सारे पावर एक्सक्यूज कर लिए एफबीआर के, एफबीआर कोई छापे नहीं मार सकती, कोई नोटिस इशू नहीं कर सकती, और आपकी कलेक्शन 300 अरब रुपए थी और 300 अरब की कलेक्शन 1450 बिलियन पे गई। तो ये कलेक्शन का जो लेवल था ना परसेंटेज में, ये बहुत हाई था। आज आप क्यों नहीं कर देते अनाउंस? आप एफबीआर के पावर बढ़ाना क्यों चाहते हैं? एफबीआर रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। रिफॉर्म्स करें भाई, आप क्यों नहीं करते? और स्पेशली हम तो इनको बता के और फिर उठा के सब्सिडी दे देते। वो भाई जंग के दिनों में सब्सिडी कौन सी सब्सिडी है भाई, आप क्यों दे रहे हैं? आप अपना देखें, मैं आपको बताता हूं, हमारे मुल्क में बदकिस्मती से लॉबी है मुख्तलिफ। अब आपने डीजल पे सब्सिडी दी और सब्सिडी देने के बाद अचानक आपने सब्सिडी विड्रॉ कर ली। जब आपने विड्रॉ की और आपने फ्यूल डीजल की प्राइस बढ़ा दी, ये अच्छा काम किया, लेकिन उससे पहले जो आपने प्राइस बढ़ाई, उसके बाद नेक्स्ट टाइम आप फिर जाके देखें कि डीजल की प्राइस बढ़ने के बाद डीजल की डिमांड बढ़नी नहीं चाहिए, कम होनी चाहिए, लेकिन कम नहीं हुई, डीजल की डिमांड बढ़ी। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि प्राइस बढ़ने के बाद डिमांड कम हो। अब डीजल सबको पता था कि गवर्नमेंट ने अभी सब्सिडी पूरी पास ऑन नहीं की, कुछ पास ऑन किए, और आगे जाके आज भी डीजल पे 150 रुपए सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है, लेवी की सूरत में या अपनी पॉकेट से, जहां से भी। उससे क्या होता है, जितनी आपकी ऑयल मार्केटिंग कंपनी है उनके बाद डिमांड आती है और लोग अपने स्टोरेज में उठा के ले जाते, स्टॉक करना शुरू कर देते, स्टॉक करते, उसकी वजह से डिमांड बढ़ती है। उसके बाद गवर्नमेंट वो सब्सिडी खत्म करती है, तो फिर बेनिफिशियरी कौन होता है? तो उनको स्टॉक करने से रोकना चाहिए ना, फिर स्टॉक करता है। लेकिन देखें, आप रोक कैसे सकते हैं? वो तो अखबारों में दे देंगे मार्केट में डीजल शॉर्ट हो गया, हमें मिल नहीं रहा। वो स्टोर करने वाले जो स्टॉक जमा करते हैं, वो भी तो यही अखबारों में प्रोपेगेंडा करते हैं ना। देखिए, एक्सीडेंटल सिचुएशन है तो हम बर्दाश्त करें ना, क्यों नहीं करेंगे बर्दाश्त? हमारे अगर प्रॉफिट कम हो गए, लेकिन मैं अगर अपने 40,000 रुपए तनख्वाह देता हूं मुलाजिम को, उसको कंपेयर करूंगा तो मुनासिब नहीं है। उसका तो हर एक को ख्याल करना है ना, उनको तो बचाना है ना। आपने उनको आप बचाएं। सैलरी क्लास आपको लगता है कि बच सकती है इस तरह की? डायरेक्टली कट के ही सैलरी आती है, इनकम टैक्स। आप 5 लाख 2.5 लाख रुपए तक, मैं कहता हूं 0 टैक्स होना चाहिए बस। अगर आपको टैक्स रखना भी है तो 2.5% रख दें उनके। तो सैलरी क्लास की को रिलीफ देने की जो बात हो रही है इस बजट में, आपको लगता है कि पॉसिबिलिटी देना चाहिए, देना चाहिए, हर सूरत में देना चाहिए, वरना वो चोरी करेंगे, और चोरी करेंगे तो मुल्क को ज्यादा डैमेज करेंगे। अभी आपने कॉर्पोरेट टैक्स का जिक्र किया, उसकी जो शरह तकरीबन 55% तक चली जाती है, सुपर टैक्स अलग है, इस पर कुछ होना चाहिए। अगर आप इसका रास्ता बनाएंगे, अगर आप टैक्स की कलेक्शन सही तरह, आप टैक्स के हिसाब सही तरह बनाएंगे ना, तो ये 55 नहीं है, बहुत ज्यादा है। आपने जो 55 किया ठीक है, लेकिन जब आप डिविडेंड देते हो तो फिर 15% टैक्स है, फिर डिविडेंड के ऊपर भी सुपर टैक्स है। तो 55 और 60 और 70 और 70 के ऊपर 10% सुपर टैक्स आता है, ये 80 बन गया। और आप जिस कंपनी को देते हैं, होल्डिंग कंपनी अगर आपकी है, उसको देते हैं, तो फिर वो पैसे देती है, उसको भी टैक्स है। टैक्सेशन का निजाम पुअर है, सही करने की जरूरत है। और ये सब करने के बावजूद एफबीआर के हदफ पूरे नहीं होते। मैं इसलिए नहीं होते कि आप चंद लोगों को फोकस करके बैठे हुए हैं। आप उन लोगों को फोकस नहीं कर रहे जो टैक्स नहीं दे रहे, और टैक्स नहीं देने वालों को टैक्स नेट में डालने के लिए आपको लोगों को टड़िया नहीं देनी, लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लेने, लोगों को बोलना है कि अगर आप पाकिस्तानी हमारे पैसे डायरेक्ट खाते हैं तो खाने दो, आप भी मिडिल मैन के लिए रास्ता ढूंढते। लेकिन अकील साहब, माजी में हमने देखा है कि रिटेलर्स पर जब टैक्स लगाने की बात की जाती है तो वो हड़ताल कर देते हैं, फिर वो ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। मत लगाओ, कोई जरूरत नहीं है। जिसका कलेक्शन में कलेक्ट करो तो महंगा, और टैक्स कुछ नहीं होगा, उसके ऊपर क्या ले लोगे आप? रिटेलर्स पर टैक्स से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहता हूं कुछ नहीं मिलेगा, जिसने देना है उसने देना है। बहुत सारे रिटेलर जो करोड़ों रुपए कमाते हैं वो देते हैं टैक्स,
लेकिन ये वो रिटेलर शोर मचाते हैं जिनकी बेचारों की हैंड टू माउथ इनकम है यार। मैं आपको ये कह रहा हूं, आप अपने पावर कट करें एफबीआर के, 1 साल तो कर सकते हैं ना हमारे कहने पे भाई। हम पिछले 20 साल से चीखे मार रहे हैं, 20 साल नहीं तो 18 साल तो हो गए। तो जब 2006 और 2008 और 2005 और 4 का मॉडल आपके सामने है तो उसको इम्प्लीमेंट कर दो। 1 साल में हमारी बात गलत हो तो ट्रायल बेसिस पे आपको करने में क्या प्रॉब्लम है। मैं आपको गारंटी देता हूं आपका टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। आपकी तजवीज क्या है, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां से ज्यादा टैक्स कलेक्शन की जा सकती है जो अभी तक टैक्स नेट में नहीं है? देखें, टैक्स नेट में मिडल मैन नहीं है। आपको मैं मिसाल देता हूं 2025 की और 2024 की। 2024-25 में अगर आप फर्टिलाइजर की प्राइस उठाएंगे तो 2400 रुपए प्राइस थी। 2400 वाली फर्टिलाइजर फार्मर को 5000 की मिली और 5000 रुपए में जो 2400 रुपए से 2600 रुपए है ना, उस पर किसी को टका टैक्स नहीं देना पड़ा। ठीक है, फिर गवर्नमेंट ने उसको चेंज किया और अब 4400 रुपए हो गई है। तो अब कोई ब्लैक मार्केटिंग होगी भी तो 200-400 रुपए की हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती। उस टाइम पे क्या हुआ, हमने फार्मर्स को यूरिया महंगी कर दी, डैप महंगी कर दी, बिजली महंगी कर दी, पानी महंगा कर दिया, और जो क्रॉप का वादा किया था कि हम 4000 रुपए में गंदम खरीदेंगे वो आपने उठाई नहीं। अब वो फार्मर बड़ा तो होगा लेकिन जो छोटा फार्मर है उसको 2000 रुपए में व्हीट बेचनी पड़ी। अगर उसकी कॉस्ट ही 3000 रुपए थी तो आपने तो उसको कर्जे में डाल दिया। अब पूरा साल उसका तबाही में निकला। तो आप इन लोगों को बचाओ, इन लोगों के लिए पॉलिसी अच्छी लाओ, इनको बचाना है। तो 18% जीएसटी भी खत्म किया जाए। मतलब यही ना मैं कहता हूं, आपको एक पॉलिसी ऐसी लानी है कि कोई आम छोटा आदमी उससे इफेक्ट ना हो, और हमारे पास ऐसे एक्सपर्ट हैं, ऐसी पॉलिसी हम ला सकते हैं, ये नहीं कि नहीं ला सकते। एक कमेंट कीजिएगा, पर हम ब्रेक पे जाएंगे। फिर मजबूरियां क्या हैं इस हुकूमत की? इस हुकूमत की मजबूरी ये है कि बिजनेसमैन से मिले, स्टेक होल्डर से मिलना अच्छी बात है, लेकिन डिसीजन मुल्क के इंटरेस्ट में ले। चंद लोग पावरफुल है, अपने डिसीजन मनवा लेते, और कुछ लोग हैं उनकी रीच नहीं है, और जिनकी रीच नहीं है ना वो बेचारे मारे जाते हैं। हमारी ये ख्वाहिश है कि अगर मैं आपके पास आता हूँ और जो नहीं आ सकता उनमें कोई भी वो बिल्कुल ही एक जैसा आपने बर्ताव रखना है। आप एक ऐसी पॉलिसी बनाएं कि आम आवाम इफेक्ट ना हो। पैसे जो कमा रहा है टैक्स उसी को होना चाहिए, जो गंवा रहा है उसको टैक्स नहीं देना चाहिए। आप मुझे खुद बता दें, आप इस वक्त आम आदमी की 2 लाख रुपए सैलरी है, आप मुझे बताइए क्या वो 25,000 रुपए टैक्स देता है वो जायज है? उसका घर नहीं चल रहा 2 लाख रुपए पे, उसके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते 2 लाख में, उसके बच्चों को हेल्थ नहीं मिल और ये सकती। सिर्फ एक टैक्स है जो जीएसटी वो पे कर रहा है, जो हर किस्म पेट्रोल खरीदने में टैक्स दे रहा है, बिजली खरीदने में टैक्स दे रहा है, वो अलग है। टैक्स उस पर नहीं होना चाहिए। एक अमाउंट ऐसी हो 36 लाख रुपए टैक्स फ्री होना चाहिए 36 लाख रुपए साल का। अच्छा, 3 लाख रुपए एवरेज तनख्वाह वालों के ऊपर 0 टैक्स होना चाहिए। 36 लाख के ऊपर 36 लाख से लेके 72 लाख रुपए तक की इनकम वालों को 10% आप टैक्स करें। सही। 72 लाख से ऊपर वालों के ऊपर आप 20-15% करें। ये आप स्लेब बनानी पड़ेगी, लोगों को बचाना पड़ेगा। होता ये है कि ये लोग शोर मचाते हैं, इसका फायदा किसी और को हो जाता है, तो आप उनको रिलीफ ही दे दो ना। आपको पता है कि एक आदमी लाख रुपए कमा के टैक्स दे रहा है, वो तो क्राइम है, टैक्स लेना क्राइम है उसके ऊपर। लेकिन अगर ऐसा किया जाएगा फिर ऑल्टरनेटिव्स एफवीआर को निकालने पड़ेंगे जहां से ये टैक्स उनको पूरा करना पड़ेगा। 1 मिनट में हो जाएगा, 1 मिनट लगेगी, कोई मुश्किल काम नहीं है। जितने एफबीआर के पावर कम होंगे, जितने लोगों की खुशहाली होगी, ये कलेक्शन भी तो यही करते हैं ना, लाख रुपए सैलरी वाले धंधा भी यही करते हैं, ये आपको ज्यादा कमा के देंगे। ये बेचारे नौकरी पैसा लोग घर ही नहीं पहुंच पाते, रात को सोते नहीं है, दिन को भी बेचारे रात नींद पूरी नहीं होती है कि मेरा घर का क्या होगा, तो वो क्या काम करके देगा आपको? उसको ज़हनी सुकून चाहिए, और जब सुकून मिलेगा तो वो काम ज्यादा करेगा, उससे प्रोग्रेस ज्यादा होगी।
हम लोग क्या करते हैं, हम उन लोगों को जो हमको कमा के देने वाले हैं उनको ही मार देते हैं. अकील करीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक में वापस आते हैं. वेलकम बैक जी. अकील करीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं. अकील साहब, रियल एस्टेट जो सेक्टर है उसकी भी बहुत सारी मुश्किलात हैं और रियल एस्टेट के साथ बहुत सारी इंडस्ट्रीज जुड़ी हैं. कहा जाता है तकरीबन 40 से 50 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो रियल एस्टेट के साथ जुड़ी हैं. रियल एस्टेट इस वक्त कहाँ खड़ी है? देखें, रियल एस्टेट बड़े अरसे के बाद कुछ बेहतरी की तरफ गई है. काफी लंबे अरसे से दबाव का शिकार थी, लेकिन उसमें खामियां भी थी. खामियां ये थी कि आपको नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है, उससे आप एडवांस इनकम टैक्स लेते हैं. आप मुझे एक बात बता दें, जो अपना रिटर्न जमा नहीं कराता वो एडवांस टैक्स एडजस्टमेंट कहां से लेगा? तो ये क्या है? पॉलिसी का भुगतान, कि आपने गलत पॉलिसी बनाई है. आप लोकल से जो लेना है जरूर ले, लेकिन एक नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी से एडवांस टैक्स क्यों ले रहे हैं? सही. तो हम ये कहते हैं जो हर्डल्स है वो दूर करें. टैक्स जरूर ले, आप छोड़े किसी को भी, क्योंकि आपके पास गुंजाइश नहीं है रिलीफ देने की. सुपर टैक्स स्लोली आपको कम करना चाहिए, लेकिन टैक्स नेट बढ़ा के. और टैक्स नेट बढ़ाने का तरीका यही है कि आप FBR के पावर कम करें. ये मैं गारंटी देता हूं, जितने पावर कम होंगे उतना टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा. ये पॉसिबल ही नहीं है कि ना बढ़े. FBR की पावर कम की जाए, पावर कम करनी पड़ेगी. खलीजी ममालिक में जो क्राइसिस हमने देखे उसके बाद ये बात की गई रियल एस्टेट ऐसा सेक्टर है कि वहाँ की इन्वेस्टमेंट यहाँ लाई जा सकती है. लेकिन यहाँ पर अभी आपने कुछ देर पहले जो बात की, जो सारे टैक्सेशन के मसाइल बताएं, कॉर्पोरेट टैक्स है, सुपर टैक्स है, उसमें फिर हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि FDI हमारे यहाँ बढ़ेगी? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ सकती है, ये नहीं कि नहीं बढ़ सकती. अच्छी पॉलिसी देंगे, हमारा टैक्स नेट बढ़ेगा, चोरी कम होगी. जब चोरी कम होगी और टैक्स बढ़ेगा तो लोगों का कॉन्फिडेंस बेहतर होगा. कॉन्फिडेंस बेहतर होगा, डेफिसिट कम होगा, IMF के आपके रिमार्क्स अच्छे होंगे और IMF से आप बाहर भी निकल सकते हो. आज आप ये देखें कि दुबई वाला इवेंट हुआ, मिडिल ईस्ट का इवेंट हुआ. आप ये देखें, आपकी रियल एस्टेट मार्केट एकदम आसमान पे चली गई. उसकी वजह यह है कि लोगों को अब ये एहसास हो गया है कि अब उन कंट्रियों में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, पैसा यहाँ ज्यादा सिक्योर है, जहां वो अपनी हिफाजत नहीं कर सकते. अब आपको उन कंट्रियों में इन्वेस्टमेंट करनी है. सबसे पहले तो न्यूक्लियर कंट्री होनी चाहिए, क्योंकि उसकी तरफ कोई आंख उठा के देख नहीं सकता. तो सबसे बड़ी प्रोटेक्शन आपको है कि आपका मुल्क सेफ है. तो ये एहसास अब लोगों को हुआ है और उसी की वजह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का रुख कर रहे लोग. पिछले दिनों बहुत इन्वेस्टमेंट आई है. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट शायद अभी नहीं आई है, लेकिन अगर आप देखें तो जो हमारा पैसा पाकिस्तान से जा रहा था वो आना शुरू हो गया है. अच्छा. और उसकी वजह से आपकी मार्केट की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हुई है. फिर आप कराची में आप देखें उठा के कि इंडस्ट्रियां कितनी लग रही हैं. लोग कह रहे हैं कुछ काम नहीं हो रहा, ये गलत कह रहे हैं. नई इंडस्ट्रीज लग रही है, इंडस्ट्री बहुत लगी है. और किन सेक्टर्स की? ज्यादातर हर सेक्टर में, टायर एंड ट्यूब में, ऑटो कार में, ये आपके मोटर बाइक के प्लांट लग रहे हैं. आप देखें, बेतासा प्लांट लग रहे हैं और ये पाकिस्तान के लिए गुड साइन. फिर आपकी माइनिंग में बहुत इन्वेस्टमेंट हो रही है. फिर लाइव स्टॉक में, डेयरी में, एग्रीकल्चर में, कार्बन क्रेडिट में. ये बड़े अरसे के बाद हमने ये इन्वेस्टमेंट देखी और इंशाअल्लाह ताला हम इन लोगों को प्रमोट करें. हम इनके ऊपर कोई बर्डन ना डालें. हम उनके ऊपर अगर कोई FBR वगैरह सही तरह इनको हैंडल करेंगे तो उसकी वजह से इन लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर होगा. जब कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर होगा तो दूसरे लोग भी पाकिस्तान का रुख करेंगे. आपको इस जंग से नुकसान भी हुआ है और अपॉर्चुनिटी भी मिली है. अपॉर्चुनिटी ये मिली है कि लोगों को अब ये एहसास हो गया है कि हमें उस कंट्री में पैसे लगाने जो महफूज हो, जिसके पास अफवाज है. और हमारी अफवाज पाकिस्तान माशाल्लाह दुनिया की बहुत बड़ी अफवाजों में एक है, जो अपने मुल्क का दिफा भी कर सकती है और अपने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सकती है. तो मेरा अपना ये ख्याल है कि इस वक्त अगर फर्दर हमें कुछ करने का है, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने की जरूरत है. इसमें अगर हम कामयाब हो जाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान बहुत आगे. वो भी अब दिखाई दे रही है.
इंशाल्लाह। अकील साहब, कराची की तरफ आते हैं क्योंकि हम बिजनेस कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। कराची के लिए कई बार बजट्स में मेगा प्रोजेक्ट्स का जिक्र भी हुआ, ऐलान भी हुआ, उसके बाद भी हम देखते हैं कराची में कोई बेहतरी एज सच आती नहीं है। खासतौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो बेसिक मसाइल हैं कराची के, वो हल नहीं हो पाते हैं। कराची का मसला इस वक्त है क्या? देखिए, कराची का मसला कराची पोर्ट है। कराची पोर्ट से जो लोड जा रहा है वो 100% बाई रोड जा रहा है। आपको उसको बाई ट्रेन लेके जाना पड़ेगा, आपको ट्रेनें चलानी पड़ेगी। कराची की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इतना बड़ा लोड उठा ले। आपको पूरी दुनिया के कार्गो बाई रोड नहीं जाते, बाई ट्रेन जाते। बाई ट्रेन जो कार्गो जाता है उसकी कॉस्ट कम होती है, बाय रोड जो जाता है उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है, और फ्यूल ही बचेगा हमारा। तो फ्यूल बचेगा, लेकिन उधर भी इस्तेमाल होगा, लेकिन आपकी कॉस्ट नीचे आएगी। कम से कम 30 to 40% आपकी कॉस्ट नीचे आएगी। तो आप क्या चाहेंगे? कॉस्ट नीचे लाएंगे ना। फिर आपके एक्सीडेंट होते हैं, आप सिटी के अंदर से जाते हैं, अब केमारी से ट्रक निकलेंगे तो केमारी से फिर वो आपके कुलाची रोड से वो सनसेट बुलेवार्ड वहां से निकलते हैं, आपकी ट्रैफिक इशू बन जाते हैं, आपकी रोडें टूट जाती हैं, सड़कों का नुकसान अलग हो रहा है। अगर आप वफाक की जिम्मेदारी बनती है कि ये पोर्ट की जो इनकम है उसमें से 1/3 इनकम कराची की ऊपर खर्च करे, सिंध गवर्नमेंट भी उसमें हिस्सा डाले, तो ये जब सब मिलजुल के, कराची अब बहुत बड़ा हो गया है। कराची की पॉपुलेशन हमेशा गलत बताई गई है, आप पॉपुलेशन कराची की सही बताए। कराची सिंध का आधा हिस्सा है, 4 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं। तो अभी भी दादोशुमार तो कहते हैं कि 2.25 करोड़ से ऊपर लोग नहीं है। हाँ, 2.25 करोड़ से ऊपर लोग नहीं है, दादोशुमार तो ये बताते हैं। अभी तो ये 2 करोड़ से तो ऊपर चले गए, लेकिन है ज्यादा लोग हैं। तो अब हम किसी एक को ब्लेम दे मुनासिब नहीं है, इसमें हम सब ब्लेम होते हैं। सबको मिलजुल के रास्ते दिखाने चाहिए। जो काम कर रहा है उसको काम करने दो, उसको क्रिटिसाइज करके हम उसको और मुश्किल में ना डालें। आप आए, हम आए, जमात इस्लामी बैठे, इनके साथ बैठ के रास्ते बताएं ताकि काम बढ़े। काम को रोकने की कोशिश करते हैं हम। जो काम हो रहा है कराची में, ये नहीं बिल्कुल काम नहीं हो रहा, कुछ जगहों पे अच्छे काम हुए हैं, तो अच्छे कामों की तारीफ भी होनी चाहिए। जब आप तारीफ करोगे तो जो रह गया वो भी ठीक हो जाएगी। सही। तो मेरा मकसद कहने का है कि कराची पोर्ट सिटी है और वफाक को पोर्ट से बहुत पैसा आता है। और अब तो आप देखें ग्वादर पोर्ट चल पड़ी है, माशाल्लाह, वहाँ भी जहाजों पे जहाज लग रहे हैं। जो मिडिल ईस्ट की सिचुएशन है उसमें पाकिस्तान सबसे ज़्यादा सिक्योर ग्वादर पोर्ट है, तो यहाँ भी आपके ट्रैफिक बहुत बढ़ेगा, वहाँ भी इनकम आपकी बहुत बढ़ेगी। उस इनकम को भी हम चाहते हैं कि आप बलूचिस्तान के ऊपर खर्च करें ताकि वहाँ के लोगों को भी उसका फायदा पहुंचे। लेकिन बजट में कराची के लिए कोई मखसूस या खुसूसी तौर पर फंड रखने चाहिए? देखिए, बजट में वफाक रख सकती है, लेकिन वफाक के पास है क्या? हम एक्सपेक्टेशन तो रखें, लेकिन हमें ये भी तो देखना है कि उनके पास है क्या। तो हम ये कह रहे हैं कि पहले कोई ऐसा रास्ता हो कि हम, इनके पास कुछ पैसा है, वफाक तो वैसे ही डेफिसिट में चल रहा है, इसीलिए मैंने कहा कि पोर्ट की इनकम का कोई हिस्सा कराची के ऊपर खर्च कर दे। और जो एनएफसी के थ्रू सूबों को पैसा मिल रहा है या सिंध को मिल रहा है, वो नाकाफी है आपके ख्याल? देखिए, एनएफसी से जो पैसा मिल रहा है उसमें तो वो अपना पैसा दे रहे हैं ना। तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर पोर्ट से जो इनकम हो रही है उसका बोल दें कि भाई ये कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम हर साल 100 अरब रुपए देंगे, तो वो एक्स्ट्रा हमें रिलीफ मिल जाएगा और ये खर्च होगा। अगर हम सिंध गवर्नमेंट के ऊपर बात करेंगे तो वो कहेंगे हम ऑलरेडी पैसा खर्च कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ चारों सूबों को चाहिए कि पोर्ट सिटी का ख्याल रखें, और वफाक को चाहिए कि सब मिलजुल के अगर इसकी डेवलपमेंट पे खर्च करेंगे तो उनको पे बैक होगा, क्योंकि कराची पे करेगा। आप जितना खर्च करेंगे पे करेगा, क्योंकि ये वाहिद जगह है जहाँ की इन्वेस्टमेंट है आपकी और उसका रिटर्न आपको मिलेगा। कराची सिंध में मैं हेल्थ साइड पे बहुत अच्छी डेवलपमेंट देख रहा हूँ, अच्छा पैसा से गवर्नमेंट ने लगाया। और मुझे इतना पता है गम्बत वगैरह का, अगर आप हॉस्पिटल जाके देखें आपकी आंखें बाहर आ जाएंगी कि माशाल्लाह उन्होंने कमाल कर दिया है। तो जो इनके अच्छे काम है आप बताएं, जो इनसे होता ही है वो भी जो दीगर मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं, वो भी हल होने चाहिए। हमारी सियासतदानों की एक बात है कि क्रिटिसिज्म, अरे भाई जो भी है, कराची पूरी जिंदगी अपोजिशन में बैठा है। आप पूरी कराची की हिस्ट्री उठा लो, कभी भी गवर्नमेंट के साथ बैठा ही नहीं।
तो कराची का एक सबसे बड़ा इशू तो ये भी है। लेकिन जाहिर बात है कि हम ये कहें कि नहीं जो गवर्नमेंट है उसको देखना चाहिए, तो हम इतने अच्छे भी नहीं हैं। हमारे दिल में भी होता है कि यार ये हमें वोट नहीं देते तो हम इनका ख्याल क्यों करें। इस तरह की ज़हन में बातें आती है इंसान के। हम जिस दिन अच्छे हो जाएंगे उस दिन पूरा मुल्क ठीक हो जाएगा, लेकिन हम बहुत अच्छे भी नहीं है, हमें एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, अकील साहब हमारे साथ मौजूद है, ब्रेक शामिल करते हैं, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक। अकील साहब, आप खुद स्टॉक एक्सचेंज के सदर भी रहे हैं। स्टॉक मार्केट जो 2 लाख की सतह को अबूर करने की तरफ देख रही थी, वो अचानक मशरक़ वस्ता की जो सूरत हाल बनी, उसके बाद हमने देखा कि बहुत ज़्यादा उसमें डिक्लाइन आया। इस वक्त स्टॉक मार्केट की सूरत हाल कैसी है? देखिए, स्टॉक एक्सचेंज की सारा डिपेंड रिजल्ट पे होता है। हमारे यहाँ जो बेहतरी हुई है, हमारी कंपनीज काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है। हमारा फाइनेंशियल सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका है और ये दुनिया का बेस्ट फाइनेंशियल सिस्टम है। हमारी बैंकिंग सेक्टर जो है हाईएस्ट परफॉर्मेंस आ रही है वहाँ से, और उसकी वजह से शेयर्स की प्राइस भी आप 8-8, 10-10 गुना बढ़ चुकी है तकरीबन शेयर्स। दूसरी तरफ आप देखें कि हायर इंटरेस्ट रेट में हमारी परफॉर्मेंस आ रही थी, तो इंटरेस्ट रेट नीचे आने की वजह से भी हमें बहुत जबरदस्त फायदा हुआ है। बड़े अरसे के बाद आपके मुल्क में डिवैल्यूएशन नहीं हुआ और आपकी जीडीपी $400 बिलियन क्रॉस कर गई। अगर फर्दर इस तरह हम देखते हैं और हम देखें हमारे रिजर्व बढ़ रहे हैं, हम अपनी लोन की रीपेमेंट भी कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इन्हीं चीज़ों को देख के लोगों का कॉन्फिडेंस बेहतर होता है। इसी की वजह से लोग बिजनेस एक्टिविटीज, लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में ऐसा क्या हो गया है कि लोगों ने मार्केट इतनी बढ़ा दी है। मार्केट में आज भी डिविडेंड यील्ड जो है दुनिया से बहुत ज़्यादा है। मैं उन लोगों को ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ऐसे स्टॉक्स पे जाते हैं जो बिल्कुल भी पे ऑफ नहीं करते, जिनके रिजल्ट नहीं आते और वो स्पेकुलेशन करते हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन स्टॉक्स हमारे पास आज भी है। आप फर्टिलाइजर स्टॉक उठा के देखें, बैंकिंग सेक्टर के उठा के देखें, ह्यूज सीमेंट सेक्टर को उठा देखें, बहुत पैसे बना रहे हैं। इनके रिजल्ट ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं कि आपकी सोच होगी। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर पाकिस्तान में परफॉर्म कर रहा है। हमारे पास व्हीट सरप्लस है, राइस सरप्लस है, कॉर्न सरप्लस है, कॉटन हमारी उसमें हम थोड़े से पीछे हैं, बाकी तो सब हमारे पास सरप्लस है। लेकिन बैंक्स की सूरत हाल है वो इंटरनल डेट की वजह से है कि कमर्शियल बैंक से ज्यादा लोन लिया जाता है। जो सबसे बड़ा बेनिफिट है ना, उसका जो क्लाइंट है ना, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। एग्जैक्टली, सब ज्यादा बैंक से वही लोन लेते हैं। पाकिस्तान क्लाइंट होने की वजह से उनका जितना पैसा है गवर्नमेंट ही ले लेती है और गवर्नमेंट के पे ऑफ सिक्योर होता है। तो उसकी वजह से उनकी अर्निंग्स भी बढ़ रही है, वरना उनको बैड डेट्स लाने पड़ते। दूसरे क्लाइंट होते तो अगर वो 100 में से 80 अच्छे भी होंगे और 20 बुरे भी होंगे तो आधे पैसे तो ले जाते हैं वापस। तो उनको राइट ऑफ करना पड़ता है। लेकिन गवर्नमेंट का तो राइट ऑफ होने से रहा। लेकिन इसके अलावा भी अब आप हेल्थ देखें, 2000 में पाकिस्तान की बैंकों के पास 3 बिलियन और 4 बिलियन से इक्विटी नहीं थी। आज 250 बिलियन भी है और 300 बिलियन भी है। वकील साहब, प्राइवेटाइजेशन हमने देखा है रिसेंटली, पीआईए की, जैसे कि आप भी उसमें शामिल थे, बड़ी कामयाबी से प्राइवेटाइजेशन हुई है और हुकूमत अब चाहती है कि आगे भी हम प्राइवेटाइज किया जाए, पावर सेक्टर को भी किया जाए, दीगर इदारों को भी किया जाए, क्योंकि हुकूमत ही कह रही है कि हमारा काम नहीं है काम करना, ये प्राइवेट लोगों ने काम करना है, उन्होंने बिजनेस चलाना है। इस वक्त जो प्लान है प्राइवेटाइजेशन का, वो आपको लगता है कि एक तो बहुत स्लोली आगे बढ़ रहा है, मतलब अभी तक हमने सिर्फ पीआईए को ही देखा है जिस तरीके से प्राइवेटाइज हुई है, इसको तेजी से आगे बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन की स्पीड बढ़नी चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट को एक चीज ज़हन में रखनी चाहिए कि प्राइवेटाइजेशन करने के साथ साथ ये जो पावर सेक्टर के एग्रीमेंट करना बंद कर दे, खुदा के वास्ते बेहतर हो जाएगी। अकील साहब, आखिर में बजट क्योंकि आ रहा है, ऐसी क्या आपकी तजावीज़ हैं जिस पर इस बजट में हुकूमत को, हमारी मुआशी टीम को सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? सिर्फ सबको टैक्स नेट में लाओ, छोटों लोगों से टैक्स ना कलेक्ट करो, उनको रिलीफ दो, एक ही टैक्स लगाओ, मुख्तलिफ किस्म के टैक्स मत लगाओ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच अकील करीम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और ये जो सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है बिजनेस कम्युनिटी के लिए। अगर इस बजट में ये सब कुछ भी हो जाता है तो एक बहुत हद तक रिलीफ मिलेगा हमारी बिजनेस कम्युनिटी को, बिजनेस एक्टिविटी बढ़ेगी। फिर जैसे कि IMF की कुछ सिफारिशात भी हैं तजारती निज़ाम को लेकर भी कि उसमें बड़ी तब्दीलियाँ की जाती हैं। ये सारे टैक्स अगर कम कर दिए जाते हैं तो बहुत कुछ बेहतरी आ सकती है अगले आने वाले साल में। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।